गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोमोलेक्यूल्स के लास्ट लेक्चर में हमने प्रोटीन्स यानी कि एमिनो एसिड के बारे में सारी डिटेल्स कंप्लीट की थी। उसके बाद विटामिन्स को हटा दिया गया था तुम्हारे सिलेबस से, सो उसके बारे में हमें कोई बात नहीं करनी थी। और मैंने बोला था हम न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये अभी तक है सिलेबस में। चलो, सो बायोलॉजी स्टूडेंट को अगेन पता होगा कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। मैथ्स स्टूडेंट को ऑब्वियसली नहीं पता होगा, तो उनके लिए ये चैप्टर है जैसा कि मैं बताता रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूक्लिक एसिड। एवरी जनरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज रिसेंबल्स इट्स एंसेस्टर्स इन मैनी वेज। हम हमारे माता पिता से मिलते जुलते हैं, हमारी शक्ल उनसे मिलती जुलती है, हमारा कलर उनसे मिलता जुलता है, काफ़ी हद तक हमारी आवाज़ उनसे मिलती जुलती है, हमारी हाइट उनसे मिलती है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है जेनेटिक कोड के ऊपर, और जहाँ पे जेनेटिक कोड स्टोर होता है वो होता है न्यूक्लिक एसिड। बायोलॉजी स्टूडेंट को पता होता है, यानी कि हम हमारे माता पिता जैसे, हमारे माता पिता उनके माता पिता जैसे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हमारे एंसेस्टर्स से हमें मिलती आ रही है, हमारे पूर्वजों से हमें जो मिलता है, उसका रीज़न क्या है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हाउ आर दिस कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन। ये सारी इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र कैसे होती है, रीज़न है न्यूक्लिक एसिड। ओके, अब आंसर दिया है उन्होंने। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट न्यूक्लियस ऑफ अ लिविंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग ऑफ इनहेरिटेंट कैरेक्टर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेरिडिटी। आनुवंशिकता कहते हैं उसे, यानी कि हम हमारे माता पिता से मिलते जुलते हैं तो उस चीज़ को हेरिडिटी कहा जाता है। और ये जो हेरिडिटी है वो सेल के न्यूक्लियस की वजह से है। अब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड रहता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर है, इसीलिए उसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा गया है। द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस जो होता है सेल का, उसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल है हेरिडिटी के लिए, उसे क्रोमोसोम्स कहा जाता है। और जो क्रोमोसोम्स है वो प्रोटीन्स और दूसरे बायोमोलेक्यूल से बनता है, और वो दूसरा बायोमोलेक्यूल है न्यूक्लिक एसिड। यानी कि क्रोमोसोम जिससे बनता है उसे कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड। कोई भी लिविंग क्रिएचर के अंदर दो मेन न्यूक्लिक एसिड रहते हैं। एक होता है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए जिसे हम कहते हैं, फुल फॉर्म आपको याद रखना है। और दूसरा है रिबोन्यूक्लिक एसिड जिसे हम आरएनए कहते हैं। दो नाम याद रखो, डीएनए डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए रिबोन्यूक्लिक एसिड। सिंस न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब ये उसका केमिकल नेम हो गया। ये सारी चीज़ें ये भाई जो है उन्होंने हमें बताई है, जेम्स डेवे वॉटसन। चलो उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पे कुछ एक इम्पोर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं, इसके लिए ये हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है। चलो चेहरा अच्छे से देख लो, बहुत ही अच्छे से स्माइल करते हैं ये भाई, बिकॉज उन्होंने काम इतना बढ़िया किया है। बोर्न इन शिकागो, इलिनॉइस in 1928, Dr. Watson received his PhD in 1950 from Indiana University in zoology. He is best known for his discovery of the structure of DNA. इन्होंने DNA का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था, for which he shared। अब ये स्ट्रक्चर डिस्कवर उन्होंने अकेले नहीं किया था, उनके साथ फ्रांसिस क्रिक और मोरिन विल्किंस जुड़े हुए थे, और उसकी वजह से उनको इन तीनों को मिलके 1962 में नोबेल प्राइज मिला था इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के अंदर। अब ये हिस्ट्री की बात हुई। अब काम क्या किया था उन्होंने, उसके बारे में बात करते हैं। दे प्रपोज्ड दैट डीएनए मॉलिक्यूल्स टेक द शेप ऑफ अ डबल हेलिक्स। अब आपके पास एक सीढ़ी है, फॉर एग्जाम्पल अ लैडर,
अब उस लैडर को अगर आपने ट्विस्ट किया तो वहां पे एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनेगा। आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा है 10th में, आप जानते हो इसके बारे में, ठीक है। द एलेंगेटली सिंपलर स्ट्रक्चर दैट रिसेंबल्स द जेंटली ट्विस्टेड लैडर, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया है डबल हेलिक्स को। द रेल्स ऑफ अ लैडर आर रंग्स ईच कंपोज्ड ऑफ अ पेयर ऑफ अ प्यूरिन और पिरिमिडिन बेस। अब जो वो रग्स है यानी कि लाइंस, बीच की सीढ़ियाँ की बात नहीं हो रही, लाइंस की बात है रे, वो आइदर प्यूरिन की बनी हुई है या फिर पिरिडिन की बनी हुई है। दिस रिसर्च लेड द फाउंडेशन ऑफ इमर्जिंग फील्ड ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे बायोलॉजी स्टडी करना इन्होंने स्टार्ट किया था। द कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। एक्सप्लेन्स हाउ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ पेरेंटल डीएनए पास ऑन द टू डॉटर सेल्स, यानी कि एक सेल से जब दो सेल दूसरे नए बनते हैं तब वहाँ पे जेनेटिकल कोड कैसे ट्रांसफ़र होता है, वो डिपेंड करता है कि दो रग्स के बीच में जो न्यूक्लियोटाइड बेस है उनकी पेयर के हिसाब से वो डिसाइड होता है, और हर किसी के अंदर यूनिक होता है, ठीक है। बात करेंगे डिटेल में उसके बारे में हम। दिस रिसर्च लॉन्च द रिवोल्यूशन इन द बायोलॉजी लेड टू द मॉडर्न रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स। अब ये काफ़ी सारे डीएनए टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है, हम डीएनए फिंगरप्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, वो उसके बारे में भी बात करेंगे हम। चलो, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए आरएनए बनता कैसे है, कहाँ से बनता है। चलो, सबसे पहले बात करते हैं आरएनए की। बीटा डी रिबोज, ये बीटा डी रिबोज ऐसी चीज़ है जो आरएनए से हमें मिलती है। आरएनए बना हुआ है बीटा डी रिबोज से। चलो, बीटा डी रिबोज को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया है, हम उसका मोनोसेकेराइड बनाते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। कितने कार्बन हुए, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन इन अ स्ट्रेट चेन। चलो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन एंड पांचवा, 5 कार्बन्स। अब देखो, पहले कार्बन से ही ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी कि वहाँ पे एल्डिहाइड था, तो यहाँ पे रहेगा CHO, और लास्ट कार्बन पे आपको पता है रहेगा CH2O, ओके। चलो, उसके बाद दूसरे पे और तीसरे पे नीचे OH है, यानी कि राइट हैंड साइड OH रहेगा। दूसरे और तीसरे पे राइट हैंड साइड पे OH, और चौथे कार्बन पे भी राइट हैंड साइड पे OH। चलो, तो सारे OH राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन। देखो, चलो, सबके एक एक हाइड्रोजन, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओ, 5 कार्बन, ऑक्सीजन गिनो 1 2 3 4 एंड 5, ऑक्सीजन भी 5 है, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हाइड्रोजन। तो ये हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बीटा डी रिबोज का। ये उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको दिया है यहाँ पे बीटा डी रिबोज का, ठीक है। चलो, अब साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 1 और 4 के बीच में ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा, जैसे हम बनाते आ रहे हैं। यहाँ से इस कार्बन से इस कार्बन के बीच ऑक्सीजन शेयर होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैं निकाल देता हूँ, ओके, समझ में आया। और ये OH बन जाएगा, जो CHO है उसका बनेगा OH, और बीटा बोला है, बीटा की वजह से OH इस तरफ होगा, ठीक है। चलो, और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो एक हाइड्रोजन तो होगा ही यहाँ पे। तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, बीटा डी रिबोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। वैसे ही बीटा डी 2 डीऑक्सी रिबोज। अब रिबोज और डीऑक्सी रिबोज में क्या फ़र्क है, दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन निकाल दिया है, यानी कि ये ऑक्सीजन जो है, यहाँ से देखो, ये ऑक्सीजन जो है निकाल दिया जाएगा, ओनली हाइड्रोजन है, देखो। यानी कि दूसरे कार्बन पे दोनों तरफ अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन ही है तो वो हो जाएगा बीटा डीऑक्सी रिबोज। तो ये उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ। चलो,
फ़र्क कितना, यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल दो और सिर्फ हाइड्रोजन को ही रखो, तो वो हो जाएगा बीटा D2 डीऑक्सी रिबोस। ओके, चलो, तो ये दोनों के स्ट्रक्चर हुए। ठीक है, अ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ DNA एंड RNA yield टू द पेंटोज शुगर विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। 3 चीज़ें वो देता है, एक तो पेंटोज शुगर देगा हाइड्रोलिसिस के बाद, ठीक है, दूसरी चीज़ होगी फॉस्फोरिक एसिड, दूसरी चीज़ वो रिलीज करेगा फॉस्फोरिक एसिड यानी कि H3PO4, और तीसरी चीज़ वो रिलीज करेगा नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कॉल्ड बेसिस। 3 चीज़ें DNA RNA से मिलती है हाइड्रोलिसिस के बाद। पहली चीज़ पेंटोज शुगर, DNA का बीटा D2 डीऑक्सी रिबोस एंड RNA का बीटा D रिबोस। ये पहला डिफरेंस हुआ दोनों के बीच में, दोनों में फॉस्फोरिक एसिड रिलीज होगा। तीसरी चीज, दोनों में बेसिस रिलीज होंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि नॉन बेंजेनोइक कंपाउंड रिलीज होंगे। ठीक है, चलो, शुगर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिए हैं, मोस्टली इज बीटा D2 ऑक्सी रिबोस DNA का, वेरेज RNA का होगा बीटा D रिबोस। ओके, चलो, अब फॉस्फोरिक एसिड तो दोनों में कॉमन है। अब बात करते हैं बेस के। DNA 4 अलग अलग बेस रिलीज करता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। बायोलॉजी स्टूडेंट को ये दिल से याद होगा, मैथ्स स्टूडेंट को याद रखना है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। वैसे ही RNA के 3 कॉमन रहेंगे, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन RNA में भी रहेंगे, थाइमिन की जगह वहां पे होगा यूरेसिल। ओके, चलो, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए हैं जो आपको याद रखने हैं, एडेनिन A, फिर आता है ग्वानिन G, साइटोसिन C, थाइमिन T। ये 4 हुए DNA के, और थाइमिन की जगह अगर आपने यूरेसिल लगा दिया तो वो हो जाएगा RNA के लिए। चल भाई आजा। ओके, स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं। थाइमिन और यूरेसिल में देखो एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे CH है और यहाँ पे CH3 लगा है, बस एक ही डिफरेंस है। और इन दोनों के बीच में भी वही चीज़ होगी, यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे NH है, यहाँ पे नहीं है। तो ये तीनों के बीच में ही 3 डिफरेंस हुए। चौथा डिफरेंस यहाँ पे CH है और यहाँ पे NH2 है, बस। तो एडेनिन ग्वानिन का डिफरेंस हुआ और ये दोनों यहाँ से डिराइव किए हैं। देखो जैसा यहाँ पे 3 डिफरेंस थे वैसे ही 3 डिफरेंस यहाँ पे भी रहेंगे, इसके डबल बॉन्ड NH एंड NH2 के। देखो है, हो गया। एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल DNA के लिए, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन सॉरी RNA के लिए थे, फिर एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और थाइमिन DNA के लिए। ओके, आफ्टर दैट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है। बहुत ही इजी है, देखो सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड बनेगा, यानी कि हमारा जो पेंटोज रिंग था, हमारा जो मोनोसेकेराइड था, उसके साथ पहले कार्बन पे बेस कनेक्ट होगा, पहले कार्बन पे बेस कनेक्ट होगा। ये जो बेस है इनमें से कोई एक बेस पहले कार्बन पे कनेक्ट होगा और उसके बाद बनेगा न्यूक्लियोटाइड। पहले न्यूक्लियोसाइड बनेगा और फिर न्यूक्लियोटाइड बनेगा। न्यूक्लियोटाइड में OH निकल जाएगा और OH के जगह फॉस्फेट आयन लगेगा। यहाँ पे देखो, समझ में आया? फॉस्फेट आयन लगेगा 5वें कार्बन पे। सो a unit formed by attachment of a base to the first position sugar is called nucleoside। डेफिनेशन याद रखना। अब पहले कार्बन पे आपने न्यूक्लियोसाइड लगाया तो वो पहला कार्बन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे हमें उसका नाम नंबरिंग करना होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिर 5th कार्बन पे शुगर जो है वो फॉस्फोरिक एसिड से कनेक्ट होगा, यानी कि फॉस्फेट कनेक्ट होगा वहाँ पे, जिसे हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। क्लियर? 5वें कार्बन पे CH2 से OH निकल जाएगा और वहाँ पे फॉस्फेट लगेगा, ये बना न्यूक्लियोटाइड। ये था न्यूक्लियोसाइड, ये था न्यूक्लियोटाइड। अब अलग अलग न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट होके
डाई न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे और ऐसे काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट होके हमें न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। समझ में आया? देखो अब ये दोनों कनेक्ट हो गए, इसका तीसरा कार्बन, इसका पांचवा कार्बन। क्लियर? ये पांचवें कार्बन से कनेक्ट होता है, ये तीसरे कार्बन से कनेक्ट होता है। देखो तो इन दोनों के बीच में तीसरे कार्बन का OH रिप्लेस होगा यहाँ से, वैसे ही नीचे की ओर तीसरे कार्बन से होगा, ऊपर की ओर पांचवें कार्बन से होगा। तो ऐसे चेन बनेगा, एक पॉलीमर बनेगा। क्लियर? देखो यहाँ पे बेस शुगर फॉस्फेट, वापस से शुगर का तीसरा कार्बन और फॉस्फेट, शुगर का पांचवा कार्बन और फॉस्फेट कनेक्ट होगा। देखो समझ में आया? यहाँ पे पांचवें कार्बन पे फॉस्फेट है तो तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट कनेक्ट होगा, वापस से तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट कनेक्ट होगा, ऐसा n टाइम्स होगा। तो ये हो गया न्यूक्लिक एसिड का सिंपलर स्ट्रक्चर। मोस्ट IMP है एग्जाम के लिए। अब ये DNA का स्ट्रक्चर आपको दिया है यहाँ, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA। ओके, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सीक्वेंस ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड इन अ चेन ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये न्यूक्लिक एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर है DNA का। न्यूक्लिक एसिड हैव अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑल्सो, जिसे हम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। ये प्राइमरी हुआ, ये डबल हेलिक्स सेकेंडरी हुआ। अगेन डॉक्टर वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक हैव अ डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर DNA. Two nucleic acid chain are wound around each other and held together by hydrogen bonds between the pairs. ये जो बेस के पेयर है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक है। कहाँ कहाँ पेयर बनेगी? तो एडेनिन जो है यहाँ पे लिखा है, देखो एडेनिन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन और साइटोसिन ग्वानिन के साथ बनाएगा। और अगर आरएनए होगा तो पेयर बनती ही नहीं है आरएनए में, ठीक है, सिर्फ डीएनए में ही डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। देखो इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स इज प्रेजेंट, यानी कि ऐसा डबल हेलिक्स नहीं होगा, एक ही लाइन होगी, सिर्फ एक ही लाइन होगी आरएनए में। विच समटाइम्स फोल्ड बैक टू इटसेल्फ, डीएनए फोल्ड बैक नहीं करता एक दूसरे के साथ, ये दो एंड कनेक्ट नहीं हो सकते, आरएनए में फोल्ड बैक हो सकता है। आरएनए मोलिक्यूल्स आर ऑफ दिस थ्री टाइप अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। तीन टाइप के आरएनए होते हैं उनके काम के हिसाब से। पहला है मैसेंजर आरएनए, जो मैसेज सेंड करने का काम करते हैं, ट्रांसफरिंग का। फिर रिबोसोमल आरएनए, जो रिबोसोम्स में काम करता है। और फिर आता है ट्रांसफर आरएनए, जो चीज़ें ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ हुई आरएनए के बारे में, उनका पूरा स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया। फिर हरगोविंद खुराना की हिस्ट्री आप पढ़ लेना, काम क्या किया था वो लास्ट में लिखा है। उन्होंने जेनेटिक कोड क्रैक किया था, यानी कि डीएनए प्रिंटिंग का बेस उन्होंने बनाया है मेन। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? देखो, हर किसी इंसान की फिंगरप्रिंट यूनिक रहती है, आपको पता है, ठीक है। लेकिन सर्जरी से हम फिंगरप्रिंट चेंज करवा सकते हैं, यानी कि फिंगरप्रिंट हैक हो सकती है, लेकिन हम अपना डीएनए चेंज नहीं करवा सकते। हर किसी इंसान का डीएनए डिफरेंट होता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सॉलिड होगा, उसका हैक नहीं हो सकता। समझ में आया? तो उसका काफी यूनिक यूज रहता है। देखो, इट इज नोन दैट every individual has unique fingerprint. These occurs at the tip of the fingers and have been used for identification for a long time, but these can be altered by surgery. Surgery से उसको change कर सकते हैं। A sequence of a base on a DNA is also unique for a person and information regarding this is called DNA fingerprinting. देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में जो पेयर बनती है डीएनए आरएनए, सॉरी, दो बेस के बीच में, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, ये जो पेयर है वो सीक्वेंस हर किसी इंसान में अलग अलग रहती है, तो वो हो गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। इट इज सेम फॉर एवरी सेल एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय एनी ट्रीटमेंट। आप अपना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चेंज नहीं करवा सकते। सो कहाँ कहाँ यूज होता है? फोरेंसिक लेबोरेटरीज में क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज हो सकता है। फिर पापा कौन है वो जानने के लिए, कोई अनाथ बच्चा है उनके पापा ढूंढने हैं, तो डिटरमाइनिंग पैरेनिटी जानने के लिए वो यूज होता है। फिर मरे हुए इंसान की बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके पेरेंट्स और बच्चों का पता करने के लिए यूज होता है। और आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप टू रिवराइट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन,
हम किस ग्रुप में बिलोंग करते हैं वो जानने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। आफ्टर दैट अब फंक्शन की बात करते हैं, कहाँ यूज होता है। डीएनए इज अ केमिकल बेस ऑफ हेरिडिटी एंड मे बी रिगार्ड एज ए रिवर्स ऑफ जेनेटिकल रिजर्व ऑफ जेनेटिकल इंफॉर्मेशन। हमें कैसा दिखना है, कितना हाइट होगा, कितना वेट होगा, हर कोई चीजें जहां स्टोर होती है वो होता है डीएनए। फिर डीएनए इज एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। लाखों करोड़ों साल तक किसी भी स्पीसीज का दिखना, उनका स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर, हर कोई चीजें, उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है डीएनए, वो कभी चेंज नहीं होता। A DNA molecule is capable of self-duplication during the cell division and identical DNA strands are transferred to the daughter cells. जब एक सेल से दूसरे सेल बनते हैं तो डीएनए भी कॉपी होता है, ठीक है। Another important function of a nucleic acid is the protein synthesis in the cell. सेल के अंदर प्रोटीन बनाने का काम करता है वो। Actually, the protein synthesis are various RNA molecules in the cell. RNA काम करते हैं वो, बट प्रोटीन बनाने का मैसेज देता है डीएनए। प्रोटीन सिंथेसाइज करता है आरएनए, लेकिन आरएनए को ऑर्डर करता है डीएनए कि भाई बनाओ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी न्यूक्लिक एसिड के बारे में, डीएनए आरएनए के बारे में। हॉर्मोन्स हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाई कैन नॉट विटामिन सी बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी? बिकॉज वो वाटर सोल्यूबल होता है, सो यूरिन के साथ इजीली बाहर निकल जाता है, दैट्स व्हाई। व्हाट प्रोडक्ट्स वुड बी फॉर्म व्हेन न्यूक्लियोटाइड, कौन सा है न्यूक्लियोटाइड, फ्रॉम डीएनए कंटेनिंग थाइमिन इज हाइड्रोलाइज्ड। थाइमिन वाला डीएनए आपने हाइड्रोलाइज किया तो सबसे पहले नाइट्रोजन कंटेनिंग हिट्रोलिटिक बेस मिलेगा थाइमिन, फिर मिलेगा बीटा D2 डीऑक्सीरिबोज, डीएनए है इसलिए, और एक मिलेगा फॉस्फोरिक एसिड। तीन चीजें मिलती। अब आरएनए को जब हाइड्रोलाइज करते हो तो उनमें से कौन से बेसिस मिलते हैं? व्हाट डज इट दिस फैक्ट सजेस्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए? चलो, अब आरएनए को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तब हमें तो चार अलग अलग बेस मिलते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड एक चौथा था ग्वानिन, ना भूल गया मैं, चार बेस थे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, जो डिफरेंट है डीएनए से। ये चार बेस मिलते हैं हमें, और उनमें से यूरेसिल आरएनए को डिफरेंट प्रूव करता है। फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा एंड बीटा डी रिबोज मिलेगा। ओके, सो ये हुए हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। चलो, व्हाट इज मोनोसेकेराइड अपने आप करना है, पता कर लोगे। व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर अपने आप करना है, ठीक है। राइट टू मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट के प्लांट्स के दो मेन फंक्शन अपने आप करना है। बहुत ही इजी है एक्सरसाइज, दैट्स व्हाई। क्लासिफाइड बिटवीन मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड, चलो ये सॉल्व करते हैं। रिबोज मोनोसेकेराइड, बीटा 2 डीऑक्सीरिबोज डीएनए का, मोनोसेकेराइड गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड्स, माल्टोज, फ्रुक्टोज एंड लैक्टोज हुए डाइसेकेराइड्स। चलो, आफ्टर दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इन द टर्म ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? सिलेबस में नहीं है, चलो तो सिलेबस में है उतना टिक करता हूँ, वो आपको करना है। 5th नहीं करना है, 6th नहीं करना है। 7th की बात करते हैं। चलो 7th करना होगा। सुक्रोज के दो प्रोडक्ट, बीटा डी ग्लूकोज एंड डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज, फिर उसके बाद लैक्टोज का दोनों ग्लूकोज। फिर क्वेश्चन नंबर 8 सिलेबस में नहीं है, 9 है। जब हमने डी ग्लूकोज का HI से रिएक्शन करवाया था, नॉर्मल हेक्सेन मिलता है, ब्रोमीन वाटर से ग्लूकोनिक एसिड मिलता है, और HNO3 से हमें सैक्रिक एसिड मिलता है। तो ये आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जब हमने प्रूव किया था वहां पे रिएक्शंस भी दी है, ठीक है।
तो ये रिएक्शंस आपको लिखना है। पहला रिएक्शन होगा एक, फिर दूसरा, तीसरा रिएक्शन होगा और चौथा रिएक्शन होगा, नहीं, पहला, चौथा, पांचवा रिएक्शन होगा। उसके बाद एन्यूमरेट द रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विच कैन नॉट एक्सप्लेन द ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में 3 हमने रिएक्शन करवाए थे। एक NaHSO3 के साथ करवाया था जो नहीं होता था, फिर उस डी ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट जो है वो हाइड्रोक्साइल अमाइन से रिएक्ट नहीं करता, और तीसरा जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये 3 रिएक्शंस वहाँ पे भी लिखे हैं, अपने आप लिखना है, ठीक है। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, जो एमिनो एसिड बॉडी के अंदर बनते हैं वो नॉन एसेंशियल, और नहीं बनते वो एसेंशियल। दोनों के एग्जाम्पल टेबल से लिख लो, 10-10 है दोनों के, कोई भी लिख लो, ठीक है। चलो, फिर पेप्टाइड लिंकेज हमने एक्सप्लेन किया था। 2 एमिनो एसिड के बीच में जो पॉलीएमाइड का बॉन्ड बनता है CONH का, वो होता है पेप्टाइड लिंकेज। जैसे कि एग्जाम्पल से रिलेट करना वहाँ पे दिया है, ग्लाइसिन का COOH और एडेनाइन का हमने लिया था NH2, वो दोनों के बीच में बॉन्ड बनता था और बनता था पेप्टाइड लिंकेज। तो ये करना है। अब ये दोनों सिलेबस में नहीं है तो नहीं करेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड डीनेचुरेशन। उसके बाद है व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ द सेकेंडरी, नहीं है सिलेबस में। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नहीं है सिलेबस में। चलो, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोब्यूलर एंड फाइब्रस, वो भी आपको करना है। ग्लोब्यूलर में क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है। फाइबरस में 2 पॉलीपेप्टाइड के बीच में पैरेलल होते हैं और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग या सल्फाइड बॉन्डिंग होता है। ग्लोब्यूलर सॉल्यूबल है पानी में, फाइबरस नहीं है। दोनों के एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। फिर एमिनो एसिड एम्फोटेरिक क्यों बिहेव करता है, ज्विटर आयन बनाता है, डाइपोलर आयन बनाता है जिसमें से कार्बोक्सिलिक है, प्रोटॉन डोनेट करता है, एंड एमिनो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से उसमें पॉजिटिव भी है एंड है, नेगेटिव एंड भी है। दैट्स वाई वो एज ए एसिड और एज ए बेस दोनों काम कर सकता है। ओके, एंजाइम नहीं है सिलेबस में, डीनेचुरेशन नहीं है सिलेबस में, विटामिन्स नहीं है, न्यूक्लिक एसिड है सिलेबस में। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, अभी हमने न्यूक्लिक एसिड का डेफिनेशन पढ़ा था। सेल न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो क्रोमोसोम्स प्रोटीन और एक दूसरे बायोमोलिक्यूल से बनते हैं, वो दूसरा बायोमोलिक्यूल होता है न्यूक्लिक एसिड, DNA RNA। ओके, और उसके 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस, तो अभी हमने फंक्शन बताया। जैसे कि RNA है वो सेल के अंदर प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, DNA उसका ऑर्डर करता है, फिर हेरिडिटी एंड रिगार्डेड मेनी इंफॉर्मेशन जेनेटिक DNA रिजर्व करता है। तो ये सारे उसके यूजेस हुए, तो वहाँ से यूजेस लिखने हैं, ठीक है। चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ बेस कनेक्ट होता है हमारे मोनोसेकेराइड से, जबकि न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेस और फॉस्फोरिक एसिड दोनों कंबाइन होते हैं। देखो ये रहा, ठीक है। ओके, सो ये डिफरेंस हुआ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड के बीच में। वहाँ पे स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है आपको, अच्छे से आंसर लिखना सारे, थियोरेटिकल है, दैट्स वाई। चलो, द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर नॉट आइडेंटिकल बट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। क्यों? क्योंकि उनमें 2 बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वो सेम नहीं है लेकिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। देखो यहाँ पे था, the 2 strands are complementary to each other because the hydrogen bond are formed between specific pair of base। जैसे कि adenine forms hydrogen bond with thymine whereas cytosine forms hydrogen bond with guanine। तो ये आपको लिखना है और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। चलो, आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है, डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA। तो 2 पार्ट करो, DNA RNA डिफरेंस लिखो, ठीक है। फिर बात आती है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ RNA फाउंड इन द सेल। तो अभी हमने जो आंसर पढ़ा उसी के नीचे 3 टाइप थे, मैसेंजर, रिबोसोमल, जोमल एंड ट्रांसफर RNA। ओके, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 14, बहुत ही इजी चैप्टर, पूरे 12 का सबसे इजी चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे जो बाकी के चैप्टर्स हैं वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।